हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम MD-CAT केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं और वन शॉट सीरीज़ के अंदर हम फर्स्ट लेक्चर को आज हम कवर करेंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन, उसको हम कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो अब देखें, ये वन शॉट लेक्चर्स हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हर चैप्टर को एक वीडियो में कवर करें। लेकिन अगर कोई बड़ा चैप्टर हुआ तो हम उसको 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। बाकी सारे जो चैप्टर्स हैं वो पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कवर करेंगे, उसके बाद हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो आपके बुक में है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ये स्टडी है प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ही स्टडी है। अब इसके अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, उनका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उनकी रिएक्टिविटी, उनके फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें जो है वो पढ़ी जाती हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली हाइड्रोकार्बन से डील करती है, और हाइड्रोकार्बन जो है ये मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। हाइड्रोकार्बन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, साथ में इनके जो डेरिवेटिव्स हैं वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। अब डेरिवेटिव्स का मतलब ये है कि जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं उनसे निकलने वाले जो कंपाउंड्स हैं या उनसे बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं वो सारे डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन हमारे पास मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनके डेरिवेटिव वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। उनको भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। अब सबसे पहले 18 जो सेंचुरी थी, एंड 18 सेंचुरी के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ये समझा जाता था कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो सिर्फ प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, और उनको लेबॉर्ट्री के अंदर प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। मतलब जब अर्लियर अभी इतनी साइंस ने तरक्की नहीं की थी, तो ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबॉर्ट्री में नहीं बना सकते, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ के अंदर ही ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं। ये केमिस्ट जो है वो बिलीव करते थे, केमिस्ट का ये एक यकीन था कि इन कंपाउंड्स के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो एक वाइटल फोर्स मौजूद है, और ये फोर्स जो है यही इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रोडक्शन करवाती है, इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनवाती है। तो अगर ये फोर्स हमारे पास नहीं है तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नहीं बना सकते। ये फोर्स सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती है। इस फोर्स को वाइटल फोर्स का नाम दिया गया, और इस थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी कहा गया। ये हमारे पास एक केमिस्ट का बिलीफ था, और एक थ्योरी थी जो 18 सेंचुरी के अंदर चल रही थी। अभी उस थ्योरी को जो है वो रिजेक्ट किया एक साइंटिस्ट ने। उस साइंटिस्ट का नाम है फ्रेडरिच वूलर, और फ्रेडरिच वूलर ने 1828 के अंदर इस वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया। किस तरह से रिजेक्ट किया कि इसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री के अंदर बना के दिखाया। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया था। अब यूरिया आपको पता है कि एक टिपिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो हम इंसान के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो एक्सक्रीट होता है इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो एक वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे ये हमारी बॉडीज़ के अंदर प्रोड्यूस होता है। तो इसको लेबॉर्ट्री के अंदर प्रोड्यूस करना, ये एक इसकी बड़ी जो है वो अचीवमेंट थी फ्रेडरिच वूलर की। इन्होंने क्या किया कि अमोनियम साइनाइड को जब वाटर के अंदर डाला और उसको बॉयल किया, तो उसमें से उन्होंने यूरिया को बना लिया। अब ये अमोनियम साइनाइड है, जब इसको बॉयल किया गया तो इसमें से यूरिया बन चुका था। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू यहाँ पर इस रिएक्शन के थ्रू ये यूरिया जो है वो बन जाता है। तो यूरिया को प्रिपेयर किया गया सबसे पहले, और ये फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया, और जिसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। अब उसके बाद बहुत ज़्यादा और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जाने लगा लेबॉर्ट्री के अंदर। मतलब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फिर लेबॉर्ट्री के अंदर बनाए गए, और मीथेन जैसी गैस जो है उसको भी लेबॉर्ट्री के अंदर अब प्रिपेयर किया जा सकता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जब हम निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हैं और हीट उनको देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास मीथेन एंड वाटर बन जाता है। तो मीथेन गैस को अभी इजीली हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय दिस रिएक्शन, और ये भी लेबॉर्ट्री के अंदर करवाया जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो रिजेक्ट हो गई। तो ये इंट्रोडक्शन था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब हम सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ आते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो है फॉसल रिमेन्स। फॉसल रिमेन्स क्या हैं?
फॉसल रिमेन्स जो है वो एक्चुअली रिमेन्स हैं एंशियंट एनिमल्स या प्लांट्स के, जो प्लांट्स की डेड बॉडीज़ ऑर्गेनिक जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं, प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो एक्चुअली जब डीकम्पोज नहीं होती, विदाउट डीकम्पोजिशन वो सेडिमेंट्स के अंदर आ जाती है, ज़मीन के अर्थ क्रस्ट के अंदर, मतलब ज़मीन के अंदर जब आ जाती है तो वहाँ पर जो है वो फॉसल फ्यूल्स बनते हैं। एक्चुअली फॉसल रिमेन्स जो है ये हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अंदर मौजूद हैं उनसे ही ये बन रहे होते हैं। और सिर्फ यहाँ पर ये है कि वो डीकम्पोज नहीं होते, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो उनको डीकम्पोज नहीं कर पाते और वो जो है वो अर्थ के क्रस्ट के नीचे आ जाते हैं, अर्थ के जो यहाँ पर लेयर है उसके नीचे आ जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर जो है वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से वहाँ पर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन जाते हैं या फिर फॉसल रिमेन्स बनते हैं। और ये फॉसल रिमेन्स एक्चुअली इनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही मौजूद होंगे, क्योंकि यहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बने हुए हैं और ये जब वहाँ पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के अंदर आ जाएंगे तो वहाँ पर फॉसल रिमेन्स बनते हैं। अब ये फॉसल रिमेन्स जो है ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड और हाई टेम्परेचर और प्रेशर के एरियाज़ के अंदर जो है वो बनते हैं और इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो वहाँ पर मौजूद होता है। तो यहाँ पर फॉसल फ्यूल के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है, जब वो कंप्रेस होता है बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर आ जाता है तो वहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो इसके अंदर फॉसल फ्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब फॉसल फ्यूल के 3 टाइप्स हैं, एक है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये 3 तरह के फॉसल फ्यूल्स हैं जो हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं और ये बहुत ही पुराने जो एनिमल्स और प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे ये बने हैं। अब सबसे पहले कोल है। कोल क्या है? कोल प्लांट ड्राइव्ड मिनरल है या फिर प्लांट ड्राइव्ड फॉसल फ्यूल है, जो प्लांट से बना है और यहाँ पर एंशियंट जो प्लांट्स हैं बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ साल जो पुराने प्लांट्स थे वहाँ पर वो जो है वो जब वहाँ उनकी डेड बॉडीज़ जो है वो सेडिमेंट के अंदर आ गई या अर्थ क्रस्ट के अंदर आ गई तो वहाँ पर हमारे पास सॉलिड मटेरियल के अंदर ये फॉसल फ्यूल्स बन गए। कोल जो है वो एक ब्लैक सॉलिड मिनरल है, सॉलिड फॉर्म के अंदर ये हमें मिलता है और जिस तरह से प्लांट जिस तरह से लकड़ी है तो वो जब सेडिमेंट के अंदर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के अंदर आ जाएगी अर्थ क्रस्ट के अंदर तो वहाँ पर सॉलिड किस्म का फॉसल फ्यूल बनेगा और ये सॉलिड फॉसल फ्यूल हमारे पास कोल है। प्लांट जो है वो बहुत सालों पहले जब दफन हो गए थे नीचे ज़मीन के नीचे अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, तो वहाँ पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंदर बैक्टीरियल एक्टिविटी के अंदर जो है वो केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू यहाँ पर कोल जो है वो बन चुका है। ठीक है, तो ये कोल अब हमें अर्थ क्रस्ट के अंदर ही मिलता है और ये एक तरह का प्लांट ड्राइव्ड फॉसल फ्यूल है। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं पेट्रोलियम पे। पेट्रोलियम ये हमारे पास सेकंड फॉसल फ्यूल है। पेट्रा का मतलब है रॉक एंड ओलियम का मतलब है ऑयल। ठीक है, तो यहाँ पर ये रॉक ऑयल या फिर इसे मिनरल ऑयल भी कहते हैं। तो रॉक ऑयल, मिनरल ऑयल या क्रूड ऑयल इसे कहा जाता है। क्रूड ऑयल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा थिक ऑयल होता है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो ये किससे बना है? ये एंशियंट मेरीन एनिमल से बना है, जो समंदर के अंदर बहुत ही पुराने एनिमल्स जो रहते थे, जिस तरह से बड़ी बड़ी मछलियाँ या फिर बाकी के जो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल बहुत सालों पहले जो रहा करते थे पानी के अंदर, तो उनके वो जब सेडिमेंट के नीचे आ गए, जब उनकी डेड बॉडीज़ आ गई तो उससे यहाँ पर थिक ब्लैक लिक्विड जो है वो बन चुका है और वो थिक ब्लैक लिक्विड पेट्रोलियम कहलाता है। अब ये कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है। इस पेट्रोलियम से हमें अल्केन्स मिलते हैं। अल्केन एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, साइक्लो अल्केन्स हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। तो ये बहुत सारे कंपाउंड्स इससे हम हासिल करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जो है वो उससे एक्सक्रीट होते हैं, एक्सट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पर जैसे गैसोलीन है, जो पेट्रोल है वो हम यूज़ करते हैं, वो भी इस पेट्रोलियम से आता है। और इसी तरह से केरोसिन जो है, डीजल है, नेप्था यहाँ पर, और साथ में पैराफिन वैक्स जो हम वैक्स कैंडल के अंदर यूज़ करते हैं, ये भी यहाँ से पेट्रोलियम से ही आता है। तो इतने सारे जो है वो यहाँ पर इसके डिस्ट्रक्टिव जो प्रोडक्ट्स हैं, जब हम इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तो यहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं।
अब यहाँ पर एक छोटा सा टेबल है जो यहाँ पर कोल का है, तो ये हमने पढ़ा नहीं। अभी देखें कोल के भी टाइप्स हैं, 4 टाइप्स के कोल हमें मिलते हैं। एक है पीट, दूसरा है लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। ये 4 जो कोल के टाइप्स हैं ये आपने याद रखने हैं। सबसे पहले जब भी यहाँ पर ये देखें एक प्रोसेस होता है कोल फार्मेशन का, जिसमें यहाँ पर सबसे पहले जो है वो पीट बनता है, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रासाइट। तो कार्बन का जो कंटेंट है इनके अंदर वो बढ़ता रहता है। पीट के अंदर सबसे कम कार्बन होता है, 40 to 60% कार्बन होता है, जबकि लिग्नाइट के अंदर 60 to 70% और 70 to 80% ब्यूटिमिनस के अंदर होता है, और एंथ्रासाइट के अंदर 90 to 95% कोल होता है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन का जो कंटेंट है वो मौजूद है। उसके बाद नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस भी एक तरह का फॉसल फ्यूल है जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलता है, और ये तब बनता है जब मेरीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेडिमेंट के अंदर आ जाते हैं या उनकी डिकम्पोजिशन होती है, ठीक है। तो उससे हमारे पास नेचुरल गैस बनती है। अब नेचुरल गैस भी हमें इस तरह से मिलती है, और एक मिक्सचर के फॉर्म में यहाँ पर मीथेन मौजूद होती है। इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन इस नेचुरल गैस के अंदर होते हैं। मतलब कि नेचुरल गैस एक मिक्सचर है 3-4 किस्म की गैसेस का। जैसे हमारे पास मीथेन है, मीथेन सबसे ज़्यादा इसके अंदर नेचुरल गैस के अंदर मिलती है, 80 to 90% सिर्फ मीथेन मौजूद होती है। उसके बाद इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन और बाकी गैसेस जो है वो इस नेचुरल गैस के अंदर आते हैं। तो उसके बाद हमारे पास दूसरा सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जो है टोटल या पार्शियल सिंथेसिस। ये 2 टाइप्स की सिंथेसिस हैं। इन सिंथेसिस से हम डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाते हैं। पार्शियल सिंथेसिस का मतलब है कि हम उसको कम्प्लीटली जो है वो किसी मॉलिक्यूल को ना बनाएं, बल्कि हम उसको किसी सिंपलर मॉलिक्यूल से बनाएं। हम अगर उसको जो है वो स्टार्टिंग मटेरियल से अगर हम प्रिपेयर करेंगे तो वो टोटल सिंथेसिस होगा। लेकिन अगर हम किसी पहले से बने हुए मॉलिक्यूल को हम मॉडिफाई करके उसमें से अगर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाएंगे तो वो हमारे पास पार्शियल सिंथेसिस होगा। तो इसके अंदर क्या होगा कि स्टार्टिंग विद अ सिंपलर मॉलिक्यूल, हम एक सिंपलर मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं थ्रू अ सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बहुत सारे रिएक्शंस करके उसके बाद हम एक कॉम्प्लेक्स टारगेट मॉलिक्यूल बनाते हैं। और ये जो सिंथेसिस है, इस सिंथेसिस के अंदर इस तरह से हम एक टारगेट मॉलिक्यूल को बनाते हैं थ्रू अ सिंपल मॉलिक्यूल। पहले से ही एक बना हुआ सिंपल मॉलिक्यूल मौजूद होगा, उससे हम बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब इसमें क्या है, इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जो कि यहाँ पर आइब्यूप्रोफिन है। आइब्यूप्रोफिन एक तरह की एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, यानी कि इन्फ्लामेशन के खिलाफ ये ड्रग्स हम यूज़ करते हैं, ये मेडिसिन यूज़ करते हैं। और ये बनाई जाती है क्यूमिन से। क्यूमिन जो है यहाँ पर बेंजीन का एक डेरिवेटिव है, और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। टोटल सिंथेसिस में क्या होता है कि हम इंटायरली एक स्टार्टिंग मटेरियल से जो है वो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाना फ्रॉम अ सिंपल स्टार्टिंग मटेरियल, तो स्टार्टिंग मटेरियल से हम स्टार्टिंग मॉलिक्यूल से अगर हम बना रहे हैं तो यहाँ पर ये टोटल सिंथेसिस कहलाता है। तो टोटल सिंथेसिस हम उन कंपाउंड्स की करते हैं जो यहाँ पर नेचर के अंदर पाए नहीं जाते और इजीली हम उनको मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे होते, तो उसको हमें स्टार्टिंग मटेरियल से ही बनाना पड़ता है। तो अब यहाँ पर टोटल सिंथेसिस जो है इसका एक एग्जांपल है जो कि है एंटी कैंसर ड्रग, जिसका नाम है पैक्लीटेक्सिल। तो ये पैक्लीटेक्सिल को टैक्सोल भी कहा कहते हैं। तो ये टैक्सोल एक एंटी कैंसर ड्रग्स है जो यहाँ से बनाई जाती है टोटल सिंथेसिस के थ्रू। उसके बाद हम प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पे आते हैं, और लिविंग थिंग्स के अंदर भी जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं उससे भी हम, ये भी एक सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर हम जितने भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो वो सारे प्रोडक्ट्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक तरह का सोर्स है। बायोटेक्नोलॉजी वो साइंस की फील्ड है जिसके अंदर हम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस तरह से इन्वॉल्व करते हैं कि उनसे हम वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बना पाएँ। तो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, और ये एक सोर्स होगा क्योंकि यहाँ से ये प्रोडक्ट्स हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही बना रहे होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इजीली मैन्युफैक्चर कर पाते हैं उनकी मेटाबॉलिज्म से। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हो जाता है। तो प्रोडक्ट्स दैट आर मेड बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर कंस्टिट्यूएंट्स सच एज अ सेल। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी मौजूद होते हैं, और उन वो बनाते भी हैं अपने सेल्स और एंजाइम्स और डीएनए के थ्रू। तो ये प्रोडक्ट्स से ये सारे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हम बना रहे होते हैं, तो ये सारे
हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। उसके बाद हमारा टॉपिक है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। सो कोल की जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है तो उससे हमें क्या क्या हासिल होता है और किस तरह से की जाती है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कोल को हीट करते हैं 400 टू 900 सेंटीग्रेड इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे, और एयर की एब्सेंस के अंदर, मतलब एयर वहाँ पर मौजूद नहीं होगी, ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी, तो हम उसको वहाँ पर हीट करेंगे, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स जो है वो इस कोल में से निकलेंगे। सो ये सारे प्रोडक्ट्स, इसमें से कोक आता है, कोल टार आता है, कोल गैसेस एंड अमोनिया लिक्वर, ये 4 टाइप के प्रोडक्ट्स जो है वो मेन प्रोडक्ट्स हैं, और भी प्रोडक्ट्स जो है वो कोल से हमें हासिल होते हैं। तो यहाँ पर कोक जो है ये एक ब्लैक हार्ड सॉलिड है। 98 टू 99% इसके अंदर कार्बन होता है, मतलब कि मोस्ट जो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है वो कोक है। इसके अंदर 98 टू 99% कार्बन का कंटेंट है। बाकी किसी भी मटेरियल के अंदर इतना ज़्यादा कार्बन का कंटेंट नहीं है। तो ये एक फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है एंड रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी इसको यूज़ करते हैं। कोल टार जो है ये एक थिक ब्लैक लिक्विड है और ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर यहाँ से मौजूद हमें, मतलब कि इसमें से और भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे जो है वो कंपाउंड्स मिलते हैं। जब हम कोल टार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो इसमें से जो हमें कंपाउंड्स मिलते हैं उसमें से बेंजीन, टोलिन, ज़ाइलिन, नेप्थलीन एंड फिनोल, तो ये इतने सारे और जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं ये हमें इस कोल टार में से हासिल होते हैं। मतलब एक कोक में से हमें ये प्रोडक्ट्स मिले और इन प्रोडक्ट्स में से भी हम और प्रोडक्ट्स जो है वो हासिल कर रहे हैं। कोल गैसेस ये मिक्सचर है मीथेन एंड वाटर गैस का, और ये हाईली इनफ्लेमेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा ये जो है वो कंबस्चन कर सकता है। तो इसको जो है वो हम हीटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, लाइटनिंग के लिए भी इसको हम यूज़ करते हैं। अमोनिया लिक्वर ये एक मिक्सचर है अमोनियम कंपाउंड्स का, इसमें अमोनियम कंपाउंड्स और लिक्विड अमोनिया जो है वो मिक्स्ड होते हैं। तो ये भी हमें इसमें से कोल में से मिलता है, लेकिन ये ब्यूटिमिनस टाइप के कोल में से मिलता है। बाकी टाइप के कोल में से अमोनिया लिक्विड नहीं मिल पाता। तो ये इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें कोल से मिलते हैं। उसके बाद है रीफार्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। सो पेट्रोलियम यहाँ पर जो है वो पेट्रोल जो है उसकी हम रीफार्मिंग करते हैं, और रीफार्मिंग क्यों क्यों की जाती है, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन हाइड्रोकार्बन गैसोलीन जो है, जो पेट्रोल है, उसको हम लो ऑक्टेन रेटिंग से जो है वो उसको हम कन्वर्ट करते हैं हाई ऑक्टेन रेटिंग के अंदर। मतलब जो लो ऑक्टेन रेटिंग का पेट्रोल है उसको हम हाई ऑक्टेन रेटिंग के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है रीफॉर्मिंग। अब ये क्यों किया जाता है, क्योंकि जो हाई ऑक्टेन रेटिंग का जो पेट्रोल होता है उस वो नॉकिंग नहीं करता। जब हम पेट्रोल को यूज़ करते हैं इंजन के अंदर, कंबस्शन इंजन के अंदर जब पेट्रोल को डाला जाता है और उसको यूज़ किया जाता है तो एक तरह का नॉकिंग का जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है। अब अगर लो क्वालिटी का पेट्रोल होगा तो उसके अंदर नॉकिंग का साउंड प्रोड्यूस होगा, और अगर हाई क्वालिटी का पेट्रोल होगा तो उसके अंदर ये साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। तो लो क्वालिटी पेट्रोल को हाई क्वालिटी पेट्रोल के अंदर कन्वर्ट करने का प्रोसेस का नाम है रिफॉर्मिंग। तो इस प्रोसेस को रिफॉर्मिंग कहते हैं। अब इसके अंदर किया क्या जाता है, इसके अंदर जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, जो स्ट्रेट चेन यहाँ पर गैसोलीन है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं ब्रांच चेन के अंदर। अब जो ब्रांच चेन है ये इजीली कंबस्शन काज करता है, इजीली बर्न हो जाता है इंजन के अंदर, और वहाँ पर नॉकिंग प्रोड्यूस नहीं करता। ये नॉकिंग का जो साउंड है ये इरिटेटिंग होता है और ये एफिशिएंसी को भी कम करता है उस इंजन की। सो इसीलिए हमें इस नॉकिंग के साउंड को कम करना है। तो ये प्रोसेस जो है वो रीफॉर्मिंग कहलाता है। अब रीफॉर्मिंग जो है ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर होता है, और साथ में इसको हम कैटलिस्ट भी यूज़ करते हैं, प्लेटिनियम कैटलिस्ट। सो सबसे पहले यहाँ पर आप एन ऑक्टेन को देख रहे हैं, ये गैसोलीन है। तो इसमें यहाँ पर 8 जो है वो कार्बन है। सो ये 8 कार्बन, अब यहाँ पर क्योंकि ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है तो हम यहाँ पर प्लेटिनियम और हीट के थ्रू इसको हम कन्वर्ट करेंगे ब्रांच चेन के अंदर। तो अब यहाँ पर आप जो कार्बन देख रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि यहाँ पर देखें, ये आपके पास मिथाइल ग्रुप है 3, और यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो आपको दिख रहा है। तो अब यहाँ पर देखें, स्ट्रेट चेन को हमने कन्वर्ट कर दिया ब्रांच चेन के अंदर। यहाँ पर जो है वो पहले स्ट्रेट चेन था, ये यहाँ पर स्ट्रेट चेन था, अभी हमने इसको ब्रांच चेन के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो ये प्रोसेस जो है ये ये क्या कहलाता है, ये रिफॉर्मिंग कहलाता है। और इसका नाम यहाँ पर इस कंपाउंड का नाम आइसो ऑक्टेन है। ये एक तरह का आइसोमर है इस ऑक्टेन का, ठीक है। तो आइसोमर का भी अगर हमें आपको नहीं पता
तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आइसोमर एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब दूसरा भी एक कंपाउंड है जिसका नाम है टेट्रा इथाइल लीड। सो C2H5 और 4PB, ये आपके पास टेट्रा इथाइल लीड जो है वो कहलाता है। तो ये एक तरह का कंपाउंड है जिसको हम यूज़ करते हैं गैसोलीन के साथ। इसको हम गैसोलीन के अंदर ऐड करते हैं और एडिटिव मैनर के अंदर। उसके बाद ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है नॉकिंग को। सो नॉकिंग को कम करने का ये भी एक मेथड है कि उसमें टेट्रा इथाइल लीड को हम जो है वो ऐड कर दें। तो ये भी नॉक इनहिबिटर के तौर पे काम करता है। और दूसरा प्रोसेस हमारे पास रीफॉर्मिंग है, जिससे हम नॉकिंग को कम करते हैं और पेट्रोल की क्वालिटी को बढ़ाते हैं। उसके बाद हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन ये कार्बन की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर जो कार्बन है वो अपने ही जैसे दूसरे कार्बन एटम के साथ जो है वो बॉन्ड बनाता है। तो अब यहाँ पर ये जो है वो इस तरह से बड़ी जो है स्ट्रेट चेन्स भी बना सकता है, और कुछ इस तरह से ये आपके पास जो है वो रिंग स्ट्रक्चर के अंदर भी आपको दिख सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह से बड़ी चेन और बड़ी रिंग कार्बन बना सकता है। कार्बन अपने ही एटम्स के साथ दूसरे कार्बन एटम के साथ जो बॉन्ड बनाने की जो एबिलिटी है, इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं। और इस कैटिनेशन की वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो इतने ज़्यादा डाइवर्स हैं। नॉन आयोनिक नेचर मतलब यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो सारे कोवेलेंट इन नेचर होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये जो है वो आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाते, तो ये नॉन आयोनिक नेचर होती है इनकी। उसके बाद ये सॉल्युबल होते हैं इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी हैं वो सारे जो है वो पोलर नहीं होते, बल्कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो नॉन पोलर होते हैं। तो इसलिए वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होते हैं। जबकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, तो ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते। कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो उनकी नेचर जो है वो पोलर नेचर होती है, इसलिए वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होती है, क्योंकि ये हाईली इनफ्लेमेबल हैं और ये इजीली जो है वो बर्न हो जाते हैं। तो इसका मतलब है इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगी, लो होगी। और रिएक्टिविटी इनकी कम होती है, ये कम रिएक्टिव होते हैं, इजीली रिएक्शन नहीं करते। आइसोमेरिज्म इनकी जो एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है आइसोमेरिज्म, मतलब ये जो है वो आइसोमर्स बनाते हैं। आइसोमर्स क्या हैं, आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका डिफरेंट स्ट्रक्चर हो और सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, तो मॉलिक्यूलर मास भी सेम होगा, तो ऐसे कंपाउंड्स जो है वो आइसोमर्स कहलाते हैं। अब ये कंडीशन आइसोमेरिज्म कहलाती है। जिस तरह से आपको यहाँ पर दो कंपाउंड्स दिख रहे हैं, और ये आपके पास है ब्यूटेन और ये आपके पास है आइसोब्यूटेन। सो इन दोनों के अंदर अगर आप देखेंगे तो इनके अंदर 4 कार्बन C5 और H जो है वो 8 मौजूद है, C5H10 मौजूद है, ठीक है। तो C5 और H10 इन दोनों का फार्मूला क्या है, C5H10 है। लेकिन यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है कि जो आइसोब्यूटेन है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को अगर हम ओपन करके देखेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हाइड्रोजन को पुट नहीं कर रहा, यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये आइसोब्यूटेन कहलाता है। और यहाँ पर एन ब्यूटेन जो है वो कुछ इस तरह से आपके पास जो है वो स्ट्रेट चेन के अंदर इस तरह से मौजूद होगा, ये आपके पास एन ब्यूटेन है। तो इस तरह से ये आपके पास दोनों आइसोमर्स हैं, और ये इनका फार्मूला सेम होता है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंस होता है और थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं। एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसका नाम है पॉलीमराइजेशन। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो पॉलीमर्स बनाते हैं। और पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स बड़े कंपाउंड्स होते हैं जो छोटे कंपाउंड से, छोटे यूनिट से मिलकर बने होते हैं। अब सबसे पहले मोनोमर्स हैं। मोनोमर ये सिंपल छोटे जो है वो यूनिट्स हैं। जब ये आपस में जुड़ जाते हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ये आपस में जुड़ते हैं, तो इस तरह से आपके पास एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है और इसको हम पॉलीमर कहते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस तरह से पॉलीमर्स बनाते हैं, बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और ये जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं, और जो छोटे यूनिट्स हैं वो मिलकर बड़े कंपाउंड्स बनाते हैं। तो पॉलीमराइजेशन यहाँ पर एक एग्जांपल इसका लिखा हुआ है, जिस जिस तरह से टेरिफिथेलिक एसिड एक तरह का ऑर्गेनिक एसिड है, और दूसरा आपके पास कंपाउंड है इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये दो कंपाउंड्स आपस में जो है वो मिल जाते हैं, तो यहाँ पर
पॉलीइथाइलिन टेरिफिथैलिक एसिड जो है वो बनता है, और ये आपके पास एक पॉलीमर है, और ये एक सिंथेटिक पॉलीमर है जिसको बनाया जाता है। इसी तरह से दूसरे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो मिलकर पॉलीमर्स जो है वो बनाते हैं। जिस तरह से आपके पास इथीन है, तो ये इथीन C2H4 ये भी मिलकर जो है वो पॉलीइथीन बनाता है, और ये इस तरह से आपके पास पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस जो है वो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। अब उसके बाद है बक्कीबाल्स, और बक्कीबाल ये एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन का, मतलब ये कार्बन ही है लेकिन इसका जो है वो स्ट्रक्चर डिफरेंस होता है। तो एलोट्रोपिक फॉर्म जो है वो ऐसे फॉर्म्स होते हैं जो एक ही एलिमेंट के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पे मुश्तमिल होते हैं। तो अब इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होगा, लेकिन ये बना हुआ है कार्बन का। अब ये इंट्रोड्यूस किया था रिचर्ड सिमले और हैरी क्रोटो ने, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। बकीबाल के अंदर 60 कार्बन मौजूद होते हैं, और इसके अंदर ये 60 कार्बन 12 जो है वो 5 मेंबर रिंग और 20 जो है वो 6 मेंबर रिंग के अंदर ये मौजूद होते हैं। मतलब कि इसके अंदर 12 जो है वो क्या होंगे, इसके अंदर 12 पेंटागन होंगे, और जो 20 हैं ये इसके अंदर हेक्सागन होंगे। कुछ फुटबॉल की शक्ल का ये जो है वो होता है, और ये सारे मिलकर एक हॉलो केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इसका जो बाल लाइक ये स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर आप जो है वो बुक के अंदर देख सकते हैं। इसका जो डायमीटर होता है वो नैनोमीटर्स में होता है, 1 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है। तो ये कुछ इस तरह से जो है वो हेक्सागोन की शक्ल के अंदर ये ऑक्टागोन की शक्ल के अंदर ये मौजूद होता है, और कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है वो पेंटागन और हेक्सागोन इस तरह से अरेंज होते हैं। कुछ फुटबॉल की शक्ल ये जो है वो बना रहा होता है। उसके बाद इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। मतलब कि इसको आप इतने ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर भी रखें लेकिन ये मेल्ट नहीं होता। तो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 2800 सेंटीग्रेड है। 2800 पर भी ये जो है वो स्टेबल होता है। ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का, इसलिए इसको जो है वो डिफरेंट जगह पे यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। अब हम आते हैं यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या कॉमन यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, उनके यूजेस क्या हैं उनको हम यहाँ पर देखते हैं। सो यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले है गैसोलीन, और ये गैसोलीन बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स। मतलब जो गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियों के अंदर फ्यूल के तौर पे पेट्रोल को हम यूज़ करते हैं, तो ये यहाँ पर गैसोलीन एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे यूज़ होती है। मतलब घरों के अंदर हम जो है वो बर्निंग के लिए, हीटिंग पर्पसेस के लिए इसको यूज़ करते हैं। इथीन जो है ये फ्रूट्स को पकाने के लिए यूज़ होती है, और यहाँ पर इथाइन ये गैस वेल्डिंग के अंदर काम आती है। फार्मालिन ये एक तरह का मिक्सचर है जिसके अंदर अल्डिहाइड भी आता है। अल्डिहाइड और अल्कोहल का ये एक मिक्सचर है। सो इसके अंदर क्या होता है, ये जो है वो बायोलॉजिकल लाइफ स्पेसिमेन जो है उसको प्रिजर्व करने के लिए काम आता है। मतलब जो बायोलॉजी के अंदर, जो हमारे पास लेबॉर्ट्री के अंदर हम डिफरेंट लाइफ स्पेसिमेन जो रखते हैं, उनको बचाने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए ये जो है वो काम आता है। ठीक है। उसके बाद इथाइलिन ग्लाइकोल है, ये एंटी फ्रीज और कूलेंट होता है ऑटोमोबाइल्स के अंदर, गाड़ियों के अंदर जो ठंडा करता है कूलेंट, ये यहाँ पर उसके अंदर यूज़ होता है। फिनोल ये एंटीसेप्टिक और इंक प्रिजर्वेटिव है, इंक को ये बचाता है, और साथ में एंटीसेप्टिक का मतलब है यहाँ पर ये मेडिसिन्स के अंदर यूज़ होगा। डाईइथाइल ईथर जो है वो एनेस्थेसिया के अंदर काम आता है, मतलब ये बेहोश कर देता है डाईइथाइल ईथर। उसके बाद एसिटिक एसिड है, ये विनेगर के अंदर मौजूद होता है, और इस तरह से हमें जो है वो खट्टा सा टेस्ट जो है वो देता है। उसके बाद है इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट ये फ्लेवर्स के अंदर काम आता है। और उसके बाद एसीटोन है, ये नेल पॉलिश रिमूवर के अंदर काम आता है। एसीटोन ये एक जो है वो कीटोन के फैमिली का है, कीटोन ग्रुप का है। ये हम जो है यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद हमारे पास है नायलॉन, ये रोप्स के अंदर और फिशिंग नेट के अंदर जो रस्सियाँ मौजूद होती हैं उनके अंदर ये नायलॉन होता है। पॉलीएस्टर जो है ये फैब्रिक्स के अंदर, फाइबर्स के अंदर ये मौजूद होता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाइटामिन्स जो है ये फूड कंपोनेंट हैं। ये सारे बायो मॉलिक्यूल्स हैं जो फूड कंपोनेंट्स हैं, हमारे फूड के अंदर ये सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है वो जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन अब देख लें। फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एटम्स है या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल है
जो रिस्पॉन्सिबल होता है यूनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब कि ये एक ऐसा ग्रुप है जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर अगर जो लग जाए तो यहाँ पर उसको जो है वो ख़ास तरह की प्रॉपर्टीज़ देता है। सपोज़ यहाँ पर ये वाला ग्रुप जो है ये अटैच हो गया है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो अब यहाँ पर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो अपनी प्रॉपर्टीज़ कुछ चेंज कर देगा कुछ इस तरह से। अब उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज हो जाएंगी, तो इसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब ये फंक्शनल ग्रुप ये डिफरेंट टाइप के मौजूद होते हैं और अलग अलग तरह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मौजूद होते हैं। उनको ख़ास टाइप की प्रॉपर्टीज़ देते हैं और उनको उनके जो है वो रिएक्शंस भी स्पेसिफिक टाइप के होते हैं। अब यहाँ पर उसके बाद है होमोलॉगस सीरीज़। अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को भी हम यहाँ पर पीछे पढ़ेंगे जो टेबल है, लेकिन हम यहाँ पर होमोलॉगस सीरीज़ को देख लेते हैं। होमोलॉगस सीरीज़ क्या है? एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो अरेंज होते हैं, उनके उनके ग्रुप्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपस में इस तरह से अरेंज होते हैं कि इन सभी के अंदर सिर्फ जो डिफरेंस होता है इनके फार्मूले के अंदर वो एक मिथाइल ग्रुप का होता है। मतलब CH2 का जो है वो इनके अंदर डिफरेंस होता है, बाकी उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी सेम होता है। और उनके अंदर ग्रेजुअल जो है वो चेंजेस आती हैं, वेरिएशन आती है उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सभी की सेम होती हैं। मतलब कि एक ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम हैं लेकिन फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हैं। और उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी सेम हैं, उनकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ सेम हैं, लेकिन उनके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये चेंज हैं, ठीक है। और वो क्यों चेंज, सॉरी, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है बल्कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज है। वो इसलिए चेंज है क्योंकि उनके अंदर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप की जो है वो चेंजेस आ रही हैं। मिथाइल ग्रुप उनके अंदर जो है वो डिफरेंट है। तो एक के अंदर अगर एक मिथाइल ग्रुप होगा तो दूसरे के अंदर दो जो है वो मिथाइल ग्रुप होंगे और तीसरे के अंदर तीन मिथाइल ग्रुप। तो इस तरह से एक तरह की सीरीज़ यहाँ पर मौजूद है। अब इनके अंदर जो मॉलिक्यूलर मास के अंदर डिफरेंस होगा वो 14 AMU का होगा, तो उस सीरीज़ को हम होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। अब इस तरह से इसमें इसके जो एग्जांपल है वो यहाँ पर अल्केन फैमिली है, अल्काइन फैमिली है, अल्कीन फैमिली है, अल्कोहल फैमिली है, अल्डिहाइड की फैमिली है। तो इस तरह से ये आपके पास जो है वो कुछ फैमिलीज़ हैं। अल्केन के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर मीथेन होगा CH4 और यहाँ पर इथेन होगा C2H6। तो यहाँ पर आप इनके अंदर जो आप डिफरेंस देखेंगे तो वो CH2 का डिफरेंस होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रोपेन होगा तो इथेन और प्रोपेन के अंदर भी CH2 का डिफरेंस होगा। तो इस तरह से ये होमोलोगस सीरीज़ कहलाती है। अब इन सभी मेंबर्स के अंदर क्या होता है कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी सेम होता है, क्योंकि एक ही फंक्शनल ग्रुप वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो एक होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं, ठीक है। तो ये होमोलोगस सीरीज़ होती है। अब यहाँ पर आप देखें कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं। इस टेबल को आप जो है वो बुक में देख लेंगे। इसमें अल्केन है, अल्केन के अंदर जो है वो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अल्कीन के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अल्काइन के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। अल्कोहल के अंदर जो है वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या जिसे हम आर कहते हैं, आर ग्रुप जो है वो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है या अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। इसको भी हम आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए बिकॉज आप जो है वो अभी एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर OH ग्रुप ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप है वो यहाँ पर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के दोनों तरफ यहाँ पर अल्काइल ग्रुप्स मौजूद होंगे। अमाइन के अंदर यहाँ पर NH2 जो है ये फंक्शनल ग्रुप है। अल्डिहाइड के अंदर यहाँ पर COH भी इसको हम लिखते हैं, COH ये आपके पास एक तरह का फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल ग्रुप होगा, ये आपके डबल बॉन्ड होगा, ये आपके पास जो है ये कार्बोनाइल ग्रुप कहलाता है और इसके साथ एक हाइड्रोजन है। तो ये जो सारा ग्रुप है ये अल्डिहाइड ग्रुप कहलाता है। उसके बाद कीटोन ग्रुप के अंदर क्या होगा कि दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होंगे और बीच में यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप होगा, तो ये अल्डिहाइड ग्रुप कहलाता है। अब कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर यहाँ पर OH ग्रुप लग जाए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाए, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। एस्टर के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक ऑक्सीजन होता है और दोनों साइड पे यहाँ पर जो है वो अल्डिहाइड नहीं बल्कि यहाँ पर दोनों तरफ से जो अल्काइल ग्रुप हैं ये मौजूद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों तरफ से अल्काइल ग्रुप होंगे, बीच में यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन भी होगा और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होगा। और नाइट्राइल के अंदर जो है वो C ट्रिपल बॉन्ड N जो है ये साइनाइड ग्रुप या फिर नाइट्राइल ग्रुप मौजूद होता है। थायोल के अंदर जो है वो SH ग्रुप मौजूद होता है। अल्काइल हैलाइड के अंदर जो है वो X, ये मतलब कि हैलाइड जो है वो ये हैलोजन एक एटम मौजूद होता है।
एसाइल हैलाइड के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक हैलोजन होता है और अमाइड के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ क्या होता है, एक अमाइन ग्रुप या फिर NH2 ग्रुप जो है वो मौजूद होता है। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जो आपको तकरीबन याद होने चाहिए, बिकॉज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। तो ये जो है वो हमारा बेसिक सा एक लेक्चर था जिसमें हमने कंप्लीट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस किया और हमने देखा कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। जो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो आपके पास यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे दीजिए इजाज़त, और इस वीडियो को आपने लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज़ हम जो है वो कंप्लीट कोर्स बहुत ही जल्द कंप्लीट करने वाले हैं, बहुत ही जल्द कवर करने वाले हैं, और बहुत जल्दी जल्दी जो है वो लेक्चर्स आएंगे MD कैट केमिस्ट्री के हवाले से वन शॉट के अंदर, जिस तरह से आप अपनी MD कैट की जो प्रिपरेशन है उसको जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।